हेलो फ्रेंड्स। देखिए, टीआरई 1 के प्रश्नों का एनालिसिस आपने देख लिया, टीआरई 2 के प्रश्नों का एनालिसिस देख लिया और टीआरई 3 के भी प्रश्नों का एनालिसिस आपने ज्योग्राफी के प्रश्नों को देख लिया, ठीक है। लेकिन कल अभी कमेंट आया था कि सर जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम हुआ था, एक और जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका फ्रेंड्स 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च को हुआ था। ये जो है कि आपका जो कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है कि इनके ज्योग्राफी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये कैंसिल वाला पेपर है, आप लोग जो है कि समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से 121 नंबर का प्रश्न देखिए पूछा गया है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं सारे प्रूफ आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स से ही दिखाऊंगा, जिसमें से बुक्स आपकी जो है कि होंगी क्लास जो है कि 7 से 10 तक, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए, अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे तो फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें मैं जो जहाँ से मैं प्रूफ को दिखाऊंगा, यहाँ से सारी चीज़ें फ्रेंड्स पूछी गई हैं और ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज़ उड़ता है? देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज़ उड़ता है, ये प्रश्न आपका है। और सही आंसर क्या है? समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल में जो है कि हवाई जहाज़ उड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से इसको प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, ये आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 से जो है कि पूछा गया है। ये देखिए आपका चैप्टर नंबर 4 है। और इसी में से जो है कि देखिए, मैं यहाँ से देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। और ये है क्या? तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि समताप मंडल। तो ये आपने यहाँ से देखा प्रश्न। और देखिए, जहाँ से प्रश्न पूछा गया मैं वहाँ पे PYQ लिख दिया हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? और फ्रेंड्स देखिए, क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो है कि फ्रेंड्स टोटल आपके 7 चैप्टर हैं और इसको हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ से ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कि ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये कहाँ से पूछा गया है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, क्लास 7th की ही एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जब आप चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे, और चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। देखिए, यहाँ पर मैं PYQ लिखा हूँ और देखिए दिया गया है, सार्वभौमिकता, स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। तो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बुक्स से लाइन बाय लाइन प्रश्न उठाया जा रहा है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ से। और देखिए, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। देखिए, इतना आसान प्रश्न है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है। और वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो वायु में ऑक्सीजन का 21% है यहाँ पर मात्रा। और यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप इसको देखने का प्रयास करिएगा तो जाएंगे क्लास 7th की ही एनसीईआरटी जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? देखिए, जिसका नाम क्या है? वायु है, ठीक है। और वायु है, और जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा देखिए, एक लड़की यहाँ पे ये जो है कि पूरा डायग्राम में दिखाया गया है एक लड़की के द्वारा। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करने का प्रयास करूँगा तो देखिए, ऑक्सीजन जो है कि फ्रेंड्स आपका 21%, नाइट्रोजन 78%, अन्य गैसेज 0.4%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। तो
तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपका पूछा गया और मैं PYQ भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? बिल्कुल कम से कम TRE 3.0 जो हुआ था फ्रेंड्स कैंसिल वाला 15 मार्च को, उसमें से आधे प्रश्न आपके उठा लिए गए थे क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी से। लेकिन आपको सिर्फ 7th ही नहीं पढ़ना है, 7th पढ़ना है, 8th पढ़ना है, 9th पढ़ना है और 10th पढ़ना है, ठीक है। और पतले पतली बुक्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप जो है कि आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 123 नंबर का प्रश्न क्या है? देखिए, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा सभी को पता है, गर्म रेगिस्तान है। अगर नहीं पता है तो देखिए ये आपके NCERT में दिया गया है, क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 है, रेगिस्तान में जीवन, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये चैप्टर नंबर 7 है और देखिए गर्म रेगिस्तान सहारा। तो यहीं से बेसिक है प्रश्न, यहीं से उठा लिया गया है। यहाँ पे मैं PYQ भी लिखा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह हम लोग जो है कि क्लास को करते हैं। और देखिए 125 नंबर का प्रश्न, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी के तट पर जो है कि देखिए कोलकाता भी है, ठीक है। वैसे तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, लेकिन देखिए हुगली क्या है, गंगा की सहायक नदी है। तो अगर ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ रहता, फाइनल आंसर की आई होती, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या माना गया होता? देखिए या तो D माना गया होता या तो A माना गया होता, वो आयोग जानता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये कोलकाता है, ये हुगली नदी के तट पर है, ठीक है। और जो हुगली है फ्रेंड्स, वो गंगा की सहायक नदी है, तो उससे भी हो जाएगा। और NCERT बुक्स में भी दिया गया है। और प्रयागराज भी आपका जो है कि गंगा नदी के किनारे तट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर होना चाहिए मेरे उम्मीद से, ठीक है। लेकिन आपके जो है कि कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी से ही ये भी प्रश्न पूछा गया है चैप्टर नंबर 6 में। और चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, ये देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछ लिया गया और एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछ लिया गया, एक ही चैप्टर के एक ही पेज से, ठीक है। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। तो देखिए इसमें इलाहाबाद, जिसको नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, तो यहाँ से ये है। और यहाँ से कोलकाता भी फ्रेंड्स इसमें दिया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक से अधिक राइट आंसर होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें NCERT में दी गई हैं वो आपके सामने है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, और यहाँ से देखिए दिया भी गया है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। तो प्रयागराज भी इसमें माना जा सकता था, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो है कि सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ फ्रेंड्स है क्या? तो सिस्मोग्राफ जो है कि एक मशीन है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और सिस्मोग्राफ फ्रेंड्स ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भूकंप लेखी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते क्या है? भूकंप लेखी बोलते हैं, ठीक है। भूकंप लेखी, इसको भूकंप लेखी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C राइट आंसर है। और ये भी कहाँ से पूछा गया है? क्लास 7th की ही NCERT ज्योग्राफी में जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो हमारी बदलती पृथ्वी चैप्टर का नाम है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए यहाँ से देखिएगा मैं PYQ भी लिखा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इसको ऊपर करिएगा तो देखिए यहाँ पे मैं PYQ भी लिखा हूँ। और भूकंप लेखी यही है यंत्र, ठीक है। और यहाँ से एग्जैक्ट देखिए मैं हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। तो एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन फ्रेंड्स प्रश्न आपके NCERT बुक से उठाए गए हैं। और आपको कुछ नहीं करना है। क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9 तो क्लास 10th, अगर आप PIT के स्टूडेंट हैं
तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा ज्योग्राफी के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सिस्मोग्राफ का हिंदी शब्द भूकंप मापी या भूकंप लेखी है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया गया है। ये मैं गूगल करके थोड़ा देखने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। और यहाँ से देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत, ये देखिए फ्रेंड्स आपके क्लास 7th में भी दिया गया है, क्लास 8th में भी दिया गया है, और क्लास जो है कि आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में भी दिया गया है। देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो ये है आपके गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। गैर परंपरागत स्रोत किसके, ऊर्जा के, ठीक है। यहाँ से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बायोगैस हो जाएगा, और भूतापी ऊर्जा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और देखिए एग्जैक्ट यही लाइन जब जाएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 में, तो देखिएगा यहाँ से दिया गया है। सबसे पहले यहाँ से जब आप देखिएगा, देखिए परंपरागत साधनों में देखिए लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, ये क्या है, ये परंपरागत है। लेकिन प्रश्न आपका पूछा क्या है, गैर परंपरागत। तो देखिए गैर परंपरागत यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट PYQ भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। देखिए यहाँ से चौंक जाएंगे, इतना जो है कि लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछा गया है आपके एनसीईआरटी से। देखिए गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारी, भूतापी, बायोगैस। तो देखिए भूतापी आपके ऑप्शंस में था, और बायोगैस भी आपके ऑप्शन में था, और परमाणु ऊर्जा भी जो है कि आपके ऑप्शन में था। तो ये हम ऊपर भूल गए थे, ठीक है। तो भूतापी, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये जो है कि आपका जो है कि तीनों ही आपका जो है कि गैर परंपरागत ऊर्जा में के स्रोत हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है, ठीक है। तो आपने प्रूफ जो है कि देखा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण के लिए देखिए जनसंख्या वृद्धि जो है कि ये खतरा है, बेसिक प्रश्न है। और ये आपके जो है कि दिया गया है किसमें, क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम क्या है, पर्यावरण, ठीक है। तो 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर क्या है, 1 है, और उसका नाम क्या है, हमारा पर्यावरण, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट जो है कि यही प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए एग्जैक्ट ऑप्शंस भी यहाँ पर चेंज नहीं है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, तीनों आपका ऑप्शन में है। लेकिन इसमें से ज़्यादा सही क्या है, जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। फसल वृद्धि होगी तो ये पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। पादप वृद्धि ये भी पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। अगर आप फ्रेंड्स पेड़ों को काटते हैं तब जो है कि पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक है। फसल में कमी आएगी तो, और यहाँ से जनसंख्या वृद्धि जब होगी तो भूमि भी कम होगी, और जो है कि महंगाई बढ़ेगी, तो ये पर्यावरण के लिए खतरा है। तो देखिए ये आपके जो है कि दिया गया है एनसीईआरटी बुक्स में। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जनसंख्या घट जाएगी यदि, देखिए 127 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है TRA 3.0 री एग्जाम, इसमें कैंसिल वाले में, ठीक है। बार बार री एग्ज़ाम का आता है। देखिए कैंसिल वाला जो 15 मार्च को हुआ था, जिसके हम सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। देखिए जनसंख्या घट जाएगी यदि, यदि जनसंख्या घट जाएगी तो क्या होगा, तो देखिए जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो तो क्या हो जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी। तो अगर आप फ्रेंड्स कॉमन सेंस अगर लगाएंगे कि अगर जन्म दर कम हो जाए, मतलब पैदा लोग कम होंगे, मरेंगे ज़्यादा, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक दिन पर दिन कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका जो है कि कहाँ पर दिया गया है, क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 नंबर जो है कि ये क्लास 8th की, सॉरी क्लास 8th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5, उसका नाम क्या है, मानव संसाधन। देखिए यहाँ से, देखिए मानव संसाधन। देखिए फ्रेंड्स मैं PYQ भी यहाँ पे लिख दिया हूँ।
देखिए जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या का कम होना दर्शाता है। देखिए डायग्राम भी बना के आपके क्लास 8th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दिया गया। देखिए जनसंख्या में कमी कब होगी? जन्म दर, देखिए मृत्यु दर क्या है? अधिक है, जन्म दर कम है। ठीक है, और देखिए जनसंख्या स्थिर कब रहेगी? कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान रहेगा। और देखिए जनसंख्या में वृद्धि कब होगी? जन्म दर जो है कि ज़्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगी। तो इसमें क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना था और बन भी सकता है। और क्लास 8th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग जो है कि 3 चैप्टर कंप्लीट भी कर चुके हैं। क्लास 7th हमारा ऑलरेडी जो है कि ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 129 का जो है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो 129 का जो है कि राइट आंसर जो है कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि होना चाहिए मेरे हिसाब से 1 से अधिक। ठीक है, और इसमें पश्चिमी घाट है माना। देखिए ये एग्जाम ही नहीं हुआ था तो फाइनल आंसर की में क्या है ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसको मैं दिखा देता हूँ। 129 नंबर का प्रश्न, देखिए भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं और हिमालय, पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये जो है कि ये हिमालय जो है और ये पश्चिमी घाट, ये क्या है? भारत में जैव विविधता है। ठीक है, तो ये दो ही है और यहाँ से मेरे हिसाब से 1 से अधिक जो है कि राइट आंसर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये पश्चिमी घाट और नंदा देवी ये क्या है? ये देखिए हिमालय का जो है कि एक पर्वत है और ये भी आपका भारत में ही है और जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो और 1 से अधिक आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ से जब आप जाएंगे, देखिए देखिए यहाँ से देखिएगा, ये देखिए देखिए हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। ठीक है, तो इसमें देखिएगा दिया गया है और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो देखिए नंदा देवी, देखिए ये भी हॉट स्पॉट आपका जो है कि भारत में है। PYQ भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। और यहाँ से जब आप जाएंगे ऊपर तो इसमें क्या दिया गया है? देखिए यहाँ से पश्चिमी घाट की ऊंचाई, इस भाग को शिखर ऊंचे अनाईमुड़ी हो गया, ये डोडा बेटा हो गया, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी। तो ये सब क्या है? भारत में ही है। तो यहाँ से पढ़े रहेंगे तो कॉमन सेंस लगा के जो है कि आप राइट आंसर कर सकते हैं। भारत में जो है कि प्रवाल भित्तियाँ, देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो है कि यहाँ से देखिएगा 134 नंबर का, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये भारत में जो है कि प्रवाल भित्तियाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि आप यहाँ पे जब आप देखिएगा, यहाँ पे भारत की बात हो रही है तो 134 का देखिए क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे तो ये प्रश्न आपको फ्रेंड्स मिल जाएगा। देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए प्रवाल भित्ति, देखिए प्रवाल भित्ति के बारे में यहाँ पर दिया भी गया है। और देखिए यह बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में क्या है? निकोबार है। और थोड़ा सा अगर आप दूसरे पेज पे जाने का प्रयास करिएगा तो यहाँ से देखिए दिया भी गया है फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो अब इससे बढ़िया जो है कि प्रूफ क्या दिखाया जाए, एक ही लाइन में लिख दिया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच बैरन द्वीप पर स्थित है। तो प्रवाल भित्तियाँ फ्रेंड्स वही होती हैं और प्रवाल भित्ति जहाँ पर फ्रेंड्स कुछ जो है कि उसमें बर्फबारी हो। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले जो है कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है? मैकाल श्रेणी। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अमरकंटक देखिए सोन नदी का ही नहीं है, और भी नदियों का जो है कि देखिए नर्मदा हो गया, सोन हो गया, जोहिला हो गया, ये तीनों नदियों का जो है कि ये निकलती हैं कहाँ से? अमरकंटक से। तो पूछा क्या गया है कि अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो अमरकंटक फ्रेंड्स मैकाल श्रेणी में
स्थित है। देखिए सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है, ये कहाँ है तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। तो देखिए ये आपके जो है कि क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, और बिहार SCRT अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी है। देखिए नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा, सोन और जोहिला, ये तीनों का जो है कि उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक है। देखिए मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी, यहीं से बस आपका आंसर मिल गया। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए ये एक दो प्रश्न जो बिहार स्पेशल के पूछ लिए जाते हैं वो आपको NCERT बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो 1 या 2 नंबर के लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जब आप BPSC का पूर्वावलोकन जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको ये सारे बेसिक प्रश्न मिल जाएंगे। बहुत पूछेगा तो चीनी पूछ लेगा, गेहूँ पूछ लेगा, धान पूछ लेगा, लीची पूछ लेगा, यही सब फ्रेंड्स जो है कि पूछता है बिहार स्पेशल में। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो पश्चिमी चंपारण में होता है, क्योंकि ये गन्ने का जो है कि उत्पादन जो है कि प्रथम स्थान है। ठीक है, यानी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और गन्ने का उत्पादन होने के कारण जो है कि यहाँ पे चीनी भी जो है कि उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और 90 का ये देखिए क्लास 10th के बिहार SCRT बुक्स में जो है कि दिया भी गया है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे गन्ना। देखिए गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर क्रमशः गोपालगंज और पूर्वी चंपारण है। तो बस आपका आंसर यहाँ से निकल गया। और यहाँ से देखिएगा बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन होता है तो रोहतास में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और ये भी आपका क्लास 10th में दिया गया है। और बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो रोहतास में होता है। ठीक है, तो ये भी आपके क्लास 10th के बिहार SCRT बुक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए TRE 3.0 और PRT 125 जो कैंसिल वाला जो आपका एग्ज़ाम रिजेक्ट कर दिया गया था 15 मार्च को, याद होगा आपको। ठीक है, 15 मार्च को। ठीक है, तो उसके जो है कि ज्योग्राफी के हम लोग 15 से 16 प्रश्नों का प्रूफ देखे हैं, जिसमें कि सभी प्रश्न आपके NCERT बुक्स से पूछे गए हैं। और TRE 1, 2 और 3 जो री एग्जाम हुआ था वो हम देख लिए हैं, और कैंसिल वाला, यानी कि अब हम लोग को जो है कि PRT के सभी प्रश्नों को देख चुके हैं। अब आपको फ्रेंड्स करना क्या है तो देखिए ये आपका जो है कि क्लास 7th का NCERT ज्योग्राफी की बुक है, ये क्लास 8th की है, और ये आपकी जो है कि 9th की है, और ये आपकी जो है कि 10th की है। ठीक है, जिसमें से 7th हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनाई गई है, और 8th हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 2 या 3 चैप्टर और बचा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी और चैप्टर वाइज जो है कि देखिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, हम लोग यहाँ से जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि ये क्लास जो है कि देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए क्लास 8th की हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, और आगे भी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 9th का भी हम लोग बहुत पहले 6-7 महीने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको अभी हम लोग न्यू से करेंगे। ठीक है, और ये क्लास 10 का है, ये भी प्लेलिस्ट बनाई गई, अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप जो है कि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल कमेंट आया था कि सर आप जो है कि कैंसिल वाला जो है कि पेपर कब कराएंगे, तो मैं 2 दिन बाद बोला था, लेकिन मैं जो है कि रात में ही जो है कि ये आपको जो है कि इस कैंसिल वाले पेपर को खोजा, और फिर उसके बाद प्रश्नों को अपने जो है कि NCERT बुक्स से ढूंढा। ठीक है, जैसे ही फ्रेंड्स मैं पेपर देखा, और जैसे ही जो है कि मैं TRE 1, 2 और 3 सभी का प्रूफ दिखाया हूँ, और क्लास 7th 8th 9th 10th सभी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो मुझे सब याद हो गया फ्रेंड्स कि ये प्रश्न जो है कि ये सारे प्रश्न 7th से हैं, ये 8th से है, ये 9th से और 10th से। तो थोड़ा मुझे कम समय लगा, लेकिन फिर भी 1 या 2 घंटे लग गया था। ठीक है, तो आप जो है कि कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।